गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं संतोष कुमार, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब मंच पे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 और पार्ट 2 को डिस्कस कर लिया था। पार्ट 1 में आप लोगों ने बात की थी इंडिया और उसकी टेरिटरी के बारे में। पार्ट 2 में हम लोगों ने बात की थी सिटीजनशिप के बारे में। तो पार्ट 1 बताता है हमें भारत, उसकी टेरिटरी और उसके जो राज्य क्षेत्र हैं या केंद्र शासित राज्य हैं उसके बारे में बताता है। पार्ट 2 बताता है कि हम भारत की नागरिकता हमें कैसे मिलती है, विदेशियों को कैसे मिलती है, अभी जैसे सीए आया तो इन सब के बारे में। लेकिन आज जो हमारा पार्ट 3 है, पार्ट 3 ये हमें बताता है हमारे अधिकारों के बारे में। तो जैसा कि जब हम लोगों ने पॉलिटी शुरू किया था तो बात की थी, तो उसमें बताया था कि पहला पार्ट इंडिया और उसकी टेरिटरी, दूसरा पार्ट उसके नागरिकों के बारे में, और तीसरा पार्ट जो है उन नागरिकों के अधिकारों के बारे में सॉरी। तो आज हम अपने अधिकारों के बारे में, इंडियन सिटीजन होने के नाते हमारे जो अधिकार हैं हम उसकी बात करेंगे। तो कौन कौन से अधिकार हैं और इन अधिकारों को किस पार्ट में डिस्कस किया गया। तो जैसा कि बार बार बोल रहा हूं कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट, और हिंदी में अगर हम बोलें तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल अधिकार। मूल अधिकार या आप कह सकते हैं मौलिक अधिकार। ठीक, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में ये रेज हो रहा होगा कि आखिर मूल अधिकार होते क्या हैं। तो जो मूल अधिकार होते हैं बच्चों, वो वे अधिकार होते हैं जिसे हमारी सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती, जिन्हें बनाने के पीछे एक लॉजिक है कि मानवता यानी मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के बिहाफ पर हर देश में, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस देश के संविधान ने अपने सिटीजन्स को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो ह्यूमन बीइंग होने के नाते उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए बहुत नेसेसरी हैं। अर्थात उन अधिकारों के बगैर कोई भी व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट या सर्वाइवल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसी चैप्टर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 से और 35 तक डिस्कस किए गए हैं। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक डिस्कस किए गए? 12 से 35 तक। तो 12, 13, 14 ऐसे आप 35 तक हम जाएंगे। तो हम फंडामेंटल राइट के बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो अब ये तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में डिस्कस किए गए हैं, तो आप बड़े आराम से आंसर दे देंगे पार्ट 3 और फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक। तो यहाँ पे सवाल ये है कि फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट हमने दुनिया के, देखो हमारा जो संविधान बना वो 1946 से बनना शुरू हुआ। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में समझा था 1946 से बनना संविधान शुरू हुआ, और 1950 में वो जाकर के केम इनटू इफेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रभाव में कब आया? तो 1950 में आया, 26 जनवरी 1950 को। तो उस दिन हमारा जो संविधान लागू हुआ, उस दिन हमारे संविधान में टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे। तो ये बोला जाए कि ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर वर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर गिवन। तो आप ये कह दोगे बड़ी आसानी से कि जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उस दिन हमारे संविधान में टोटल 7 फंडामेंटल राइट थे, यानी 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अगर कोई पूछे कि वर्तमान में, तो वर्तमान में जो अधिकार हैं वो 6 हैं। ठीक, तो इन प्रेजेंट उनकी संख्या कितनी है? 6। तो 6 कैसे हो गए, कौन सा फंडामेंटल राइट बाद में हटा दिया गया, वो हम लोग फर्दर डिस्कशन में लेंगे। तो फंडामेंटल राइट के बारे में एक सवाल बनता है कि कौन से देश के संविधान से हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं। यानी इंग्लिश में अगर बोले तो फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री, तो आप बोलेंगे यूएसए से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान के बहुत सारे फीचर्स हमने अलग अलग देशों से बोरो किए हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट को हमने कहां से बोरो किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका के संविधान से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं। तो पार्ट 3 में 12 से 35 तक अमेरिका से बोरो किए हैं। शुरुआत में 7 थे, अब 6 हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं उनके बारे में समझते हैं। देखो सबसे पहले आप यहां देख पा रहे हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे।
तो राइट टू इक्वालिटी जो आप देख रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं समानता का अधिकार। समानता, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वालिटी समानता। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई आपका शोषण करता है उसके विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 4 हो गए। पहला समानता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का मतलब है शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। ठीक। और लास्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसका मतलब होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है कि जैसे आपके बाकी के जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर इनको आपको प्राप्त होने के बीच में कोई ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई अधिकारी या कोई संस्था बाधा उत्पन्न करे, कोई समस्या खड़ी करे कि वो आपको प्राप्त ना हो सके आपका अधिकार, तो उसके विरुद्ध एक आम आदमी के पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटा सकता है अपने फंडामेंटल राइट के वायोलेशन के केस में। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम जब पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में। मैं बता दूं आपको एक बात कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्हें हम भारतीय संविधान का जनक कहते हैं, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार के इस चैप्टर को, इस अध्याय को भारतीय संविधान की आत्मा, सोल एंड द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अगर यही सवाल बाबा साहब अंबेडकर के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा अंबेडकर साहब ने किसे कहा है, तो आप बोलते हैं आर्टिकल 32 को, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को। लेकिन यही सवाल जब यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा कहते किसे हैं, अगर डॉक्टर अंबेडकर का नाम मेंशन नहीं है, तब आप आंसर करते हैं प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को, जो प्रस्तावना वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो देखिए आपने यहाँ पे 5 राइट देखे, एक छठा राइट और था जो मतलब, एक तो 7वां तो यही हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला, तो मतलब ओवरऑल देखें तो 7वां जो राइट था वो हमारा संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। अब राइट टू प्रॉपर्टी कब हटा, क्यों हटा, इसको जरा समझ लेते हैं। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए हटा राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए हटा कि हुआ ये कि 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट होता है भारत के संविधान में, 44th अमेंडमेंट 1979 में। अब पहले तो समझ लीजिए अमेंडमेंट क्या है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में एक ऐसी व्यवस्था की है, और यह व्यवस्था ये बताती है कि समय के साथ जब भी हमें संविधान में एक तर्कपूर्ण संविधान में परिवर्तन करना हो, तो हमारी संसद को यह अधिकार है कि वो कर सकती है। तो समय के साथ जब आजादी के काफी समय बाद 1979 में हमारी सरकारों ने और हमारी संसद ने यह महसूस किया कि संपत्ति यानी कि प्रॉपर्टी किसी का अधिकार नहीं हो सकती, मौलिक अधिकार नहीं हो सकती, तो उन्होंने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया। तो क्या अब यह हमारा कोई अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। यानी 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि यह आपका फंडामेंटल राइट नहीं होगा। ये फंडामेंटल राइट क्यों नहीं होगा? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि ये आपका लीगल राइट है। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट का डिफरेंस पहले बहुत अच्छे से समझिएगा।
लीगल राइट का मतलब है कि आपका वह अधिकार अगर किसी भी तरीके से उसे कोई नुकसान पहुंचा है तो सरकार या वह व्यक्ति जिसने आपके उस अधिकार को क्षति पहुंचाई है वो उसका कॉम्पनसेशन आपको पे कर देगा और मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट कोई कॉम्पनसेशन नहीं होता। फंडामेंटल राइट आपका कोई उसको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। तो ये लीगल राइट है। लीगल राइट का मतलब हम अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, हम किसी से प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो यहां पे कौन से आर्टिकल में ये है? आज की तारीख में हमारा फंडामेंटल राइट ना हो करके संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार ना होकर के क्या है? विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट है। और कौन से आर्टिकल में है? 300A में। तो ये हमारा एक 7वां मौलिक अधिकार और था इन 6 अधिकारों के अलावे। अब क्या है कि इसको कहां पे रख दिया आपने? लीगल राइट की कैटेगरी में। और कहां पे रख दिया? 300A में। ठीक। तो अब हमारे पास अधिकार कितने हो गए? तो हमारे पास अभी की तारीख में अधिकार 6 हैं। कौन कौन से? अभी हम लोगों ने बात की राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट यानी शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से हम एक एक अधिकार को समझें उससे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि जो हमारे ये अधिकार हैं कौन कौन से आर्टिकल में दिए हैं। तो हम इन 6 आर्टिकल्स की बात करेंगे, 6 अधिकारों की बात करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहला अधिकार हमारा क्या है? राइट टू इक्वेलिटी। राइट टू इक्वेलिटी, इसको हम बार बार कह रहे हैं समानता का अधिकार। पहला अधिकार हमारा समानता का अधिकार है। दूसरा हमारा जो अधिकार है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है, यानी कि हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता के अधिकार के बाद तीसरा अधिकार कौन सा है? तो तीसरा अधिकार हमारा जो है राइट टू फ्रीडम के बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई व्यक्ति आपका शोषण नहीं करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको प्रोटेक्ट किया है। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के बाद रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता, आप इसको समझ सकते हैं। पांचवा जो है वो क्या है? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट यानी कि शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता। छठवां क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी था। राइट टू प्रॉपर्टी जो अब हमारा लीगल राइट हो गया है। और सातवां जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी था। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी था यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल 7 अधिकार थे 44वें संविधान संशोधन 1979 से पहले। ठीक। अब ये हमें देखना है कि मैंने अभी आपको बताया कि पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक हमारा फंडामेंटल राइट है। तो कौन कौन से आर्टिकल में हैं ये, इनको बस जरा समझ लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल को समझेंगे। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमारा स्वतंत्रता का अधिकार यानी पहला अधिकार जो समानता का अधिकार है उसका जिक्र किया गया है। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है वो कहां से कहां तक दिया है? तो वो दिया है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 यानी कि 19, 20, 21 और 22 4 आर्टिकल में राइट टू फ्रीडम दिया गया है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये 23 नंबर और 24 नंबर में दिया गया है।
रिलीजियस फ्रीडम 25 से लेकर के और 28 तक, 25, 26, 27 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट, ये बात की गई 29 और 30 में। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, इसकी बात जो की संपत्ति का अधिकार, ये पहले आर्टिकल नंबर 31 में हमारा जो संपत्ति जो है वो मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब इसे कहां पहुंचा दिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 300A में, कहां पहुंचा दिया, आर्टिकल नंबर 300A में। अब ये हमारा कैसा अधिकार है, तो ये हमारा लीगल राइट है। ठीक, लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 32। इतनी बात याद जरूर रखिएगा इनके बारे में कि आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और आप अपने फंडामेंटल राइट की लड़ाई लड़ते हैं कि अगर कोई संस्था, कोई अधिकारी को आपको प्राप्त नहीं होने दे। इसी अधिकार को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, अंबेडकर ने क्या कहा है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय, दोनों बातें इसी के लिए कही गई हैं। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर ने जिसे आत्मा माना, डॉक्टर अंबेडकर ने जिसे हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना, वो क्या है, आर्टिकल नंबर 32। तो चलिए एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। तो ये देखिए यहां पे सारे आर्टिकल्स के बारे में यहां डिटेल में बताया गया है, एक बार समझ लीजिए। अभी सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं, यहां से एग्जाम में जो जो बनता है उसे समझते जाइएगा। देखिए क्या लिखा है, भाग संख्या 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 12 से 35 तक की बात हुई थी। समानता का अधिकार, समानता यानी राइट टू इक्वालिटी, अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। तो राइट टू इक्वालिटी कहां से, 14 से लेकर के 28 तक, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये रट लीजिए, ये पेपर में पूछा जाता है कि 14 से 18 या कोई भी आर्टिकल बोलेगा ये कौन से अधिकार के तहत आता है। उसके बाद 19 टू 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे हम राइट टू फ्रीडम कह रहे हैं इंग्लिश में। तो 19, 20, 21, 22 चारों आर्टिकल इसके बहुत जरूरी हैं। 21 में जीवन का अधिकार है, अभी हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बात करेंगे। शोषण, किसी व्यक्ति से आप काम करवाएं और उसका वेतन उसे ना दें या जबरन काम करवाएं, उसी को शोषण कहा गया है। ठीक, 25 से 28। देखो भारत के बारे में एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि भारत जो है ना हमारा, वो एक सेक्युलर स्टेट है। क्या है, भारत एक सेक्युलर मुल्क है। और सेक्युलर का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो यहां मैं थोड़ा सा 2 मिनट रुक करके आपको पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष इसके बारे में एक बात बताता हूं। पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर या धर्मनिरपेक्ष, ये होता क्या है। इसका मतलब है, अगर पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए कि यदि कोई देश सेक्युलर है तो इसका अर्थ क्या है, तो एक लाइन समझ लीजिए कि स्टेट डज नॉट हैव एनी डिक्लेयर्ड रिलीजन, डिक्लेयर्ड रिलीजन यानी राज्य का, उस देश का, यहां पे स्टेट शब्द किसके लिए आया है, यहां पे स्टेट शब्द का मतलब उस देश के लिए आया है, मतलब यानी उस देश की सरकार के लिए आया, अथॉरिटी के लिए आया। तो स्टेट डज नॉट हैव एनी डिक्लेयर्ड रिलीजन, उस राज्य का कोई घोषित धर्म नहीं होगा। और घोषित धर्म का क्या मतलब है कि कोई भी राष्ट्र, वह देश अगर सेक्युलर है तो वह यह नहीं कह सकता कि हम इस्लामिक स्टेट हैं, हम क्रिश्चियन स्टेट हैं, हम सिख लैंड हैं या हम हिंदू स्टेट हैं। जैसे अब पाकिस्तान का कोई ऑफिशियल लेटर या ऑफिशियल पेपर देखे, सपोज पाकिस्तान का आप पासपोर्ट देखें, तो उस पर लिखा हुआ है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आप बांग्लादेश का देखें, आप अफगानिस्तान का देखें, तो उन्होंने अपने राष्ट्र का एक राष्ट्र धर्म घोषित किया हुआ है। लेकिन भारत ने इस कॉन्सेप्ट को ना लेकर के क्या लिया, धर्मनिरपेक्षता को लिया। धर्मनिरपेक्षता को आप मोटी बात में ऐसे समझ सकते हैं कि वह देश, जिस देश में सभी धर्मों का, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, पारसी, ज्यूज, सबको
इक्वल राइट है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं, उनको किसी भी तरीके की स्टेट के द्वारा कोई अड़चन पैदा नहीं की जाएगी। इसका एक दूसरा मतलब और होता है, वो सब स्वतंत्र हैं अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के लिए, ये एक बात है। दूसरी बात, स्टेट को चलाने वाले जो लोग हैं, मतलब उस देश का जो शासक है, उस देश का जो शासक वर्ग है, वह भी किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। यह भी धर्मनिरपेक्ष देश की एक पहचान है। मतलब सपोज मैं या कोई भी व्यक्ति इस देश का शासक है और वो किसी एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ, कोई भी व्यक्ति का एक धर्म होता है, जैसे मैं हिंदू धर्म से आता हूं, तो मैं अपने हिंदू धर्म की प्रैक्टिसेस तो कर सकता हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसे मैं पब्लिक में ये रिप्रेजेंट ना होने दूं कि मेरा झुकाव किसी एक विशेष धर्म की ओर है। इतनी बात समझ में आ गई? तो सेक्युलर शब्द का मतलब यह है कि ना तो देश का कोई घोषित धर्म होगा, दूसरी बात यह है कि उस देश में जो भी शासक है उसको यह दिखना नहीं चाहिए उसके कृत्यों से कि उसका झुकाव किसी एक धर्म की ओर है। ठीक, चलिए, तो हमारा देश एक सेक्युलर मुल्क है। 25 से 28 तक यही बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की प्रैक्टिसेस कर सकता है और उसको चंदा ग्रहण करने, अपने धार्मिक प्रचार करने वगैरह की छूट के बारे में यहां बात की गई है। उसके बाद 2930 क्या कहता है? एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। इसको भूल से भी ऐसा मत समझिएगा कि राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है यहां पे, ये राइट टू एजुकेशन की बात नहीं है, ये है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भारत जो है, भारत यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, यानी कि भारत में अनेक पंथों को मानने वाले लोग, भारत में अनेक तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोलियां बोलने वाले लोग भारत में रहते हैं। ठीक, अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म और पंथ को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। अब मान लीजिए कि भारत में कोई एक भाषा, जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा को बोलने वालों की संख्या लगभग 60 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है, तो मोर देन हम मान लेते हैं 60-70 करोड़ हिंदी वाले हैं। तो बाकी अन्य भाषाएं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, भोजपुरी, उड़िया, बंगला, तमाम भाषाएं, तो सभी भाषाओं को सम्मान मिले, इसके लिए हमारे संविधान में अनुसूची संख्या, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है, तो 22 भाषाएं हमारे संविधान में रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज कहलाती हैं। कैसी कहलाती हैं? रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, इसको भारत देश ने मान्यता दी है कि इन भाषाओं में कामकाज, आधिकारिक कामकाज किया जा सकता है। ठीक, तो 22 भाषाओं को रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो उन भाषाओं का मान लीजिए कि बोलने वालों की संख्या अब कम हो गई। जैसे कि आप जानते हैं कि अब हमारी जो पीढ़ियां हैं वो ज्यादातर या तो इंग्लिश में कामकाज करना पसंद करती हैं या हिंदी में करती हैं, यानी कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा से या तो उनका अलगाव हो रहा है या उन क्षेत्रीय भाषाओं को सिखाने वाले लोगों की संख्या, इंस्टीट्यूशंस की संख्या कम है। मान लीजिए कि मैं मलयालम भाषा बोलता हूं और मुझे लगता है कि यार मेरे या हमारी जनरेशन के जाने के बाद इस भाषा का अस्तित्व कहीं समाप्त ना हो जाए, इसलिए मैं कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूं। मलयालम शिक्षा देने के लिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैं खोलना चाहता हूं, तो मुझे इसकी खोलने की इजाजत होगी। यही बात वो कह रहा है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। मैं अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलूं और इसके लिए सरकार मुझे अनुमति देगी, मेरे साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करेगी, ये मेरी संस्कृति का अधिकार है मेरे लिए। अब 31 में, जैसा कि हम बार बार बोल रहे हैं कि पहले हमारा संपत्ति का अधिकार था, अब वो हट गया है। ठीक, तो इसको तो हटा दिया, ये वाला लीगल राइट ये कहां ट्रांसफर कर दिया हमने? 300A में। 300A में। और 32 की बात हमने करी कि संवैधानिक उपचार, मतलब बाकी के जब अधिकार आपको नहीं मिलेंगे तो आप 32 के तहत कहां चले जाएंगे? माननीय उच्चतम न्यायालय। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो DY चंद्रचूड़ साहब हैं, ये भारत के कौन से वे चीफ जस्टिस हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, उनके फादर कौन से वे नंबर के चीफ जस्टिस थे? तो इस सवाल का आंसर कीजिएगा, बाकी भी देखते हैं, फिर लास्ट में मैं आंसर बताऊंगा आपको।
तो ये तो हो गया हमारा, एक हमने ड्राफ्टिंग कर ली कि हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, अब हमारे 6 रह गए हैं, और एक 7वां जो संपत्ति वाला अधिकार था उसको हम लोगों ने 44th अमेंडमेंट में यहां से हटा करके उसे लीगल राइट बना दिया। आज की तारीख में वो 300A में है। तो बाकी के जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है उनको डिटेल में जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला अधिकार हमारा जो है वो राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू इक्वालिटी यानी समानता। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं अपनी क्लास में भी और यहां पर भी बोलना चाहूंगा कि जो पॉलिटी जो सब्जेक्ट है ना, पॉलिटी भारत के बच्चों को और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसान के बेटे हो और आपको बताना पड़े कि धान की खेती कब बोई जाएगी और कब काटी जाएगी। ठीक, यूपी और बिहार में चाय वाले से लेकर के और सैलून तक हर जगह यही बात होती है, सरकार किसकी आएगी, किसके पास बहुमत ज्यादा है। जातीय गणित के बारे में बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों के आंकड़े फेल हो जाते हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल के जो सर्वे और ओपिनियन पोल होते हैं वो फेल हो जाते हैं, लेकिन ग्राउंड का आदमी बता देता है कि रियलिटी क्या है। तो इसीलिए मैंने बोला ये बात, क्योंकि भारत में बच्चा जन्म बाद में लेता है मगर उसे अपने अधिकार पहले पता होते हैं। आप किसी परिवार से जुड़े हैं तो आपको यह पता होगा कि मेरे पिता की, मेरे परिवार की संपत्ति इतनी है तो मेरा अधिकार इतना है। उसे कर्तव्य पता हो या ना पता हो, लेकिन उसे अधिकार पता रहते हैं। तो ये यूपी और बिहार के लोगों के अंदर एक खासियत है। तो इसको हुनर के रूप में लीजिएगा, नेगेटिव रूप में मत लीजिएगा। चलिए अब मुद्दे की बात पे लेते हैं कि हमें ये समझना है कि राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, तो इसी को डिस्कस करेंगे। जरा ध्यान से समझिएगा। तो राइट टू इक्वालिटी है ना भाई, वो हमारा आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के और 18 तक डिस्कस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। आप लोगों के मन में एक प्रश्न और उठ रहा होगा कि सर अभी आपने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारा 12 से लेकर के और 35 तक होता है, और आपने पहला जो राइट बता रहे हैं वो आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी जो बता रहे हैं वो आर्टिकल 14 से 18 तक बता रहे हैं। तो सवाल ये मन में उठ रहा होगा कि राइट टू इक्वालिटी तो 14 से 18 तक है, लेकिन 12 नंबर आर्टिकल में क्या है सर, 13, आर्टिकल नंबर 13 में क्या है। तो जरा पहले इसको समझेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या कहता है और आर्टिकल 13 क्या कहता है। आर्टिकल 12 बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य शब्द को परिभाषित करता है आर्टिकल नंबर 12। तो अब हमें राइट टू इक्वालिटी यानी समानता के नियम को समानता के अधिकार को समझने से पहले यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि स्टेट किसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट शब्द का मतलब क्या है। तो पहले मैं आपको स्टेट के बारे में बताता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, स्टेट शब्द जो है, स्टेट शब्द जो है वो बहुत बड़े संदर्भ में प्रयोग होता है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझ लेना है कि स्टेट का मतलब बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कोई टेरिटरी नहीं है। यहां स्टेट का मतलब है अथॉरिटी से, अथॉरिटी से, जो भी अथॉरिटी है। अथॉरिटी मतलब जो लॉ मेकिंग कैपेसिटी रखता है, जिसे कानून बनाने का अधिकार है। लॉ मेकिंग का क्या मतलब है कि भारत में कौन कौन कानून बना सकता है जिसके कानून को हमें मानना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, कौन कौन कानून बना सकता है, कौन कौन कानून बना सकता है उसको जरा ध्यान में रखिएगा। देखिए जरा ध्यान से, भारत में कानून बनाने की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है, संसद यानी कि पार्लियामेंट। ये जो कानून बना देगी हम सबको मानना है। अच्छा, संसद ने कानून बनाया। कैबिनेट यानी भारत में चुनी हुई जो सरकार है, इस कैबिनेट का हिस्सा प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है। तो ये भी अगर कोई फैसला ले लेते हैं तो वो पूरे भारत पे लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देती है या सुप्रीम कोर्ट कोई ऑब्जर्वेशन देती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया नियम भी एक तरह से
आदेश भी हमारे लिए कानून की तरह कार्य करता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर हम राज्य में आ जाएं तो राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर यानी विधानसभा जो है हमारी, वो कानून बना सकती है। अच्छा, विधानसभा के बाद राज्य का जो कैबिनेट है, स्टेट में जो मुख्यमंत्री है, स्टेट का जो कैबिनेट है वो कानून बना सकता है, उनकी बात माननी पड़ेगी। स्टेट का हाई कोर्ट भी कोई फैसला दे सकता है या कोई ऑब्जर्वेशन दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दे सकता है फैसला या कोई ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दे सकता है। ठीक, उसके बाद जो आपके क्षेत्र का डीएम, डीएम साहब है, उन्होंने कोई रूलिंग पास कर दी, उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा है कि राज्य हमारे क्षेत्र में कर्फ्यू लगेगा, इतने इलाके में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, तो वो रूलिंग, वो भी आदेश भी हो जाएगा। ठीक, डीएम साहब के बाद नगर निगम, जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, वो नगर पालिकाएं यानी कि लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट, और ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायतें। तो ये सब जो भी नियम कायदा कानून आदेश जारी करेंगे वो सब वहां पे उस टेरिटरी में आने वाले लोगों को मानने पड़ेंगे। तो इन्हीं को हम कह सकते हैं अथॉरिटी या स्टेट। अब अलग अलग बहुत से प्राधिकरण हैं, जैसे रेलवे विभाग कोई कानून बना दे, कोई जलकल विभाग कोई कानून बना दे, विद्युत विभाग कोई कानून बना दे। तो ये सारे जो लोग हैं जो कानून से जुड़े हुए मसले या नियम कायदे कानून बना सकते हैं, उन सबको क्या कहते हैं हम स्टेट। अब ये जो सब हैं वो सब स्टेट हैं, और स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो एक के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता हो, भेदभाव करता हो। तो आइए 14 से लेकर 18 तक जो हमारा समानता का अधिकार है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 14 से 18 हमारा समानता जो है वो क्या कहता है, देखिएगा। तो स्टेट आपको समझ में आ गया, लेकिन उससे पहले आर्टिकल 13 और समझ लेना है जल्दी से। आर्टिकल 13 के स्टेट कैन नॉट मेक लॉ, स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा। 13 नंबर, 13 नंबर क्या कह रहा है, स्टेट कैन नॉट मेक लॉ which violate कि वो दे देना, वो ये वहां पे which violate fundamental right, which violate fundamental right। तो 13 नंबर क्या बता रहा है कि सरकार यानी कि अथॉरिटी कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकार का हनन करती हो। यानी कोई भी कानून अगर स्टेट ने बना दिया जो कि फंडामेंटल राइट को छीनता हो या कम करता हो, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब वो निष्प्रभावी हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। वो कानून पूरा भी बदला जा सकता है या उस कानून का उतना हिस्सा जो कि हमें समस्या दे रहा है, किसी का फंडामेंटल राइट छीनना है, तो वो हटाया सकता है। तो अब आपको ये मालूम पड़ गया कि संविधान में फंडामेंटल राइट 12 में क्या दिया, स्टेट के बारे में, और 13 में क्या दिया हुआ है कि स्टेट कैन नॉट मेक लॉ विच वायोलेट द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार को कम करने वाला कानून नहीं बना सकते। अब देखिए, अब हम बात करेंगे समानता के अधिकार की, राइट टू इक्वेलिटी की। क्या क्या दिया है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में। ठीक, तो देखो जरा, 14 कहता है इक्वेलिटी, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। हिंदी में इसका मतलब क्या हुआ, कानून की नजर में समानता। विधि के समक्ष, विधि, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। 15 नंबर क्या कह रहा है, 15 नंबर कह रहा है इक्वेलिटी, सॉरी, एबोलिशन, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव पर प्रतिबंध। क्या है इसका मतलब,
भेदभाव पर प्रतिबंध। मतलब आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, उसके लिंग, उसके जन्म स्थान और उसकी त्वचा के रंग, कौन कौन से ग्राउंड पे? जाति, धर्म, रंग, जन्म स्थान और लिंग, यानी कि वो स्त्री है या पुरुष है, जेंडर, ऑन ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बर्थ प्लेस एंड सेक्स और जेंडर। इस ग्राउंड पे किसी भी व्यक्ति के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो 15 नंबर ये बात करता है। 16 नंबर कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब, इन पब्लिक जॉब, पब्लिक जॉब, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में क्या होगी? अवसर की समानता होगी, यानी हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरियों में समान अवसर दिए जाएंगे, उसकी जाति, धर्म वगैरह के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। 17 नंबर क्या कहता है? अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है इसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर छुआछूत का व्यवहार बिल्कुल नहीं कर सकते। 18 नंबर, 18 नंबर कहता है एंड ऑफ टाइटल्स, एंड ऑफ टाइटल्स, यानी कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये उपाधियों का अंत का मतलब क्या? अंग्रेजी जमाने में, अंग्रेजों की सरकार के समय में बहुत सारी उपाधियां लोगों को बांटी गई। जैसे गांधी जी जब लौट करके आए 1915 में, तो ये कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लोगों को मोटिवेट करने के लिए गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ऐसी उपाधियां जो अंग्रेजी सरकार के दौरान दी गई हैं, अगर वो आजादी के बाद भी रहें तो इससे समाज में एक विभेद पैदा होता है। कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे राजा, प्रिंस, राय साहब, दीवान साहब ऐसे टाइटल यूज करता है तो भी समाज में एक भेद पैदा होता है। इसलिए उपाधियों का अंत कर दिया गया और यह कहा गया ओनली एकेडमिक, ओनली एकेडमिक, एकेडमिक एंड मिलिट्री टाइटल्स, मिलिट्री टाइटल्स कैन बी यूज्ड, टाइटल्स कैन बी यूज्ड। यानी अगर आपको शिक्षण से, शिक्षण में कोई उपाधि मिली है, मतलब आपने डॉक्टरेट किया है, आपने पीएचडी किया है, आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको शिक्षा के क्षेत्र की कोई उपाधि मिली है, इंजीनियरिंग, लॉ, तो वो आप अपने नाम के आगे यूज कर सकते हैं। मगर भारत रत्न पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है, तो आप अपने नाम के आगे उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, तो देखिए ये सारे मैंने लिख दिए हैं। अब इसको जरा 2 मिनट और सुन लीजिए तो हमारा राइट टू इक्वालिटी क्लोज हो जाएगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के सामने, विधि के सामने सब लोग बराबर हैं। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका यह है सर कि जब भी कोई कानून बनाएगी अथॉरिटी, यानी कि हमारा स्टेट, यानी हमारी सरकार या हमारा लेजिस्लेचर, तो उस कानून को बनाते समय इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि कानून पिक एंड चूज करके नहीं बनेगा, किसी के धर्म को देख के नहीं बनेगा, किसी की जाति को देख के नहीं बनेगा, किसी के रंग को देख के नहीं बनेगा, किसी की त्वचा के रंग को देख के नहीं बनेगा। तो विधि के समक्ष सबके सामने समानता होगी, यानी कानून बनाते समय इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि भारत की टेरिटरी के अंदर सबके साथ इक्वल बिहेव होगा, चाहे वो कोई भी हो। यानी ये अधिकार जो है वो फॉरेनर्स को भी प्राप्त है, आप ये समझ लीजिए, ये विदेशियों को भी प्राप्त है। यानी कोई विदेशी हमारे देश में आया है, एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, ऐसे ही मत समझ लेना, और मान लीजिए कि हमने मर्डर किया है और एक विदेशी ने भी मर्डर किया है, तो भारत की टेरिटरी में अगर मर्डर हुआ है तो चाहे नागरिक ने किया हो या विदेशी ने, अगर भारत के कानून में मर्डर की सजा फांसी है तो फिर सजा उसको भी फांसी होगी और वो भारत के नागरिक को भी। ऐसा नहीं होगा कि भारत के नागरिक को कम सजा हो और विदेशी को अधिक सजा हो। एक बात ठीक। दूसरी बात कि सजा तभी होगी जब वो कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत हो, यानी कि एज पर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानून की जो प्रक्रिया है
उस प्रक्रिया का पालन करके सबूत लाए गए हों, जुटाए गए हों और सजा दी गई हो, तभी उसको मृत्युदंड हो सकता है। चलिए, तो इक्वेलिटी बिफोर लॉ में दो लोगों को इससे अलग रखा गया है। हालांकि सबके लिए समान नियम है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्य के गवर्नर जो होते हैं हमारे राज्यपाल, इन दो लोगों को इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है। उसकी वजह यह है कि दोनों ही, एक राज्य में और दूसरा राष्ट्र में, सुप्रीम अथॉरिटी हैं। और जब आप राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं तो वहां एक अधिकार है उनके पास, समाधान की शक्ति। तो अगर इनसे कोई गलती होती है जिसके लिए मुकदमा चलाना बहुत अनिवार्य है, तो पद पे रहते हुए नहीं चलेगा। वो तभी पॉसिबल है जब वो अपने पद से हटा दिए जाएं। ऐसा इसलिए भी है कि उनकी पद की गरिमा है, और ऐसा इसलिए भी है कि राष्ट्रपति के पास और गवर्नर के पास समाधान करने की शक्ति है। मतलब आप अगर सजा दे भी देंगे तो वो एक ऑर्डर से उसको हटा भी देंगे, तो इसलिए पहले पद से हटाना अनिवार्य हो जाता है। 15 नंबर कहता है किसी की जाति क्या है, धर्म क्या है, उसकी त्वचा का रंग, जन्म स्थान क्या है, उसके आधार पर कोई भी भेदभाव, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15 नंबर जो आर्टिकल है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं। आर्टिकल 15 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जहां पे प्राप्त होगा मैं बता दूंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति मलयालम बोलने वाला यूपी में रहता है, या उसकी त्वचा का रंग क्या है, या वो स्त्री है या पुरुष है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 नंबर क्या कहता है कि अगर सरकारी भर्ती निकली है तो उसकी जाति के आधार पर उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब 16 नंबर ये अधिकार स्टेट को देता है कि SC, ST, OBC या डिप्रेस्ड क्लास या दबे कुचले वर्गों के लिए वो रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही है। ये रिजर्वेशन उस वर्ग के लिए है जिसका अपलिफ्टमेंट करना हमारे संविधान के निर्माताओं की जिम्मेदारी थी। 17 नंबर क्या कहता है, किसी व्यक्ति की जाति के आधार पर उससे अनटचेबिलिटी को आधार बनाकर भेदभाव नहीं कर सकते। हाँ, पेंडेमिक है, देश में कोई कोरोना जैसी स्थिति है, तो आप उसके साथ छुआछूत का व्यवहार कर सकते हैं। इसी को लेकर के 1955 में एक कानून बना, अस्पृश्यता अधिनियम, अनटचेबिलिटी एक्ट ऑफ 1955। और भारत में एक आयोग काम करता है जिसे अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग कहते हैं। अनुसूचित जाति आयोग के बारे में एक प्रश्न पेपर में पूछा गया था RO की परीक्षा में। इसकी स्थापना कब की गई? 2004 में। अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? 2004 में। और इसके अभी एक अध्यक्ष बने हैं। मैंने उस दिन एक करंट अफेयर्स वाले सेशन में बताया था कि उनका नाम अशोक मकवाना है। तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक मकवाना। अशोक मकवाना, अशोक मकवाना। तो इनका काम क्या है कि जो दलित वर्ग है उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है तो उसे ध्यान रखा जाए। एंड ऑफ टाइटल्स का मतलब है कि कोई भी टाइटल आप यूज नहीं कर सकते। तो इस सेशन में अभी के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पहला फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिया है, समानता का अधिकार। अगली क्लास में हम लोग स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे, जीवन के अधिकार के बारे में, बोलने की आजादी के बारे में, इस देश में एक नागरिक के तौर पर हमारी कितने प्रकार की स्वतंत्रता है उसके बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।